हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की जूलॉजी सब्जेक्ट की क्लास में हम पढ़ रहे थे प्लाज्मोडियम के बारे में। इसमें हमारा पेपर फर्स्ट है नॉन कोर डेटा। पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट है, उसके अंदर टॉपिक चल रहा था हमारा जनरल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमीबा, यूग्लिना एंड प्लाज्मोडियम। अमीबा एंड यूग्लिना के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में। प्लाज्मोडियम क्या है? एक ऐसा परजीवी है जो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। ये मनुष्यों में, प्राणियों में मलेरिया रोग पैदा करता है। केवल 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम परजीवी मनुष्य को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सर्वाधिक खतरनाक प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। मनुष्य के अंदर ये दोनों जातियां ज्यादा खतरनाक होती है। इसके अलावा इसका तीसरा प्रकार है प्लाज्मोडियम ओवेल। और इसका चौथा प्रकार है प्लाज्मोडियम मलेरिये। इन सारे समूह को मलेरिया परजीवी कहते हैं। इन सबको क्या कहते हैं? मलेरिया परजीवी। ये मलेरिया रोग पैदा करते हैं मनुष्यों में। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। ये परजीवी है, इसका वाहक कौन है? मच्छर होता है। कौन सा? मादा एनाफिलीज मच्छर। ये वाहक होती है मलेरिया का। और इसके काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके बहुगुणित होते हैं, जिससे रक्तहीनता मतलब एनीमिया के लक्षण उभरते हैं, जैसे कि चक्कर आना, सांस फूलना इत्यादि। इसके अलावा अविशिष्ट लक्षण जैसे कि बुखार, सर्दी, उबकाई और जुखाम जैसी अनुभूति भी देखे जाते हैं। अब इसके अंदर मच्छर के बारे में पढ़ेंगे। ये मच्छर है मादा एनाफिलीज मच्छर, ये इस रोग की वाहक होती है। एनाफिलीज गण के मच्छर सारे संसार में फैले हुए हैं। केवल मादा मच्छर खून से पोषण लेती है, अतः यह ही वाहक होती है, ना कि नर। तो मादा मच्छर होते हैं ना, वो मनुष्य के खून से अपना पोषण लेते हैं, इसीलिए खून के अंदर क्या करते हैं, ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं इनको छोड़ देते हैं। इसीलिए ये एनाफिलीज मच्छर है, ये इसकी वाहक होती है। मादा मच्छर एनाफिलीज रात को ही काटती है, शाम होते ही यह शिकार की तलाश में निकल पड़ती है तथा तब तक घूमती है जब तक शिकार नहीं मिल जाता। यह खड़े पानी के अंदर अंडे देती है। अंडों और उनसे निकलने वाले लार्वा दोनों को पानी की अत्यंत सख्त जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त लार्वा को सांस लेने के लिए पानी की सतह पर बार बार आना पड़ता है।
अंडे, लार्वा, प्यूपा और फिर वयस्क होने में मच्छर लगभग 10 से 14 दिन का समय लेते हैं। वयस्क मच्छर पराग और शर्करा वाले अन्य पदार्थों पर पलते हैं, लेकिन मादा मच्छर को अंडे देने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। तो हम पहले देखते हैं प्लाज्मोडियम का क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन है इसका किंगडम है एनिमेलिया। फाइलम प्रोटोजोआ। क्लास टेलोस्पोरा। सब क्लास कोचिडिया। इसका ऑर्डर है इकोसीडिया। जीनस प्लाज्मोडियम। और इसकी स्पीशीज, जो भी स्पीशीज है, इसकी 4 स्पीशीज है, उसमें से एक स्पीशीज का नेम लिख रहे हैं यहाँ पे, वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये इसका क्लासिफिकेशन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। तो इस तरह से ये प्लाज्मोडियम का क्लासिफिकेशन है। तो ये इसका जीनस है प्लाज्मोडियम, इसकी स्पीशीज है वाइवेक्स। अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। इसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है बीच में।
न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है इस तरह से। यहाँ पे इसमें पाए जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी का या गोल्जी बॉडी कहते हैं जिसको, वो यहाँ पाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है। ये न्यूक्लियस है। इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। यहाँ पे इसमें एपीप्लास्ट, यहाँ पे इसमें पोलर रिंग्स पाई जाती है। इसके अंदर छोटी छोटी माइक्रोनीम भी पाई जाती है। तो इस तरह से ये तो स्ट्रक्चर थी प्लाज्मोडियम की। ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडियम। मीरोजोइट्स की। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बारे में। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी का पहला शिकार तथा वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर बनती है। युवा मच्छर संक्रमित मानव को काटने पर उसके रक्त से मलेरिया परजीवी को ग्रहण कर लेते हैं। रक्त में मौजूद परजीवी के जन्नाणु, जिसको हम गेमेटोसाइट्स कहते हैं, मच्छर के पेट में नर और मादा के रूप में विकसित हो जाते हैं और फिर मिलकर अंडाणु, जिसको हम oocyte कहते हैं, वो बना लेते हैं, जो मच्छर की अंतड़ियों की दीवार में पलने लगते हैं। परिपक्व होने पर वे फूटते हैं और इसमें से निकलने वाले बीजाणु उस मच्छर की लार ग्रंथियों में पहुंच जाते हैं। फिर मच्छर
जब स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो त्वचा में लार के साथ साथ जीवाणु या उसके जो बीजाणु है वो भेज देता है। मानव शरीर में बीजाणु फिर पलकर जन्नाणु बनाते हैं जो आगे जाके संक्रमण फैलाते हैं। इसके अलावा मलेरिया संक्रमित रक्त को चढ़ाने से भी फैल सकता है, लेकिन ऐसा होना बहुत असाधारण है, ऐसा कम ही होता है। इस तरह से मलेरिया का जीवन चक्र चलता रहता है। प्लाज्मोडियम, इसके अंदर मलेरिया परजीवी का पहला शिकार होता है, उसके द्वारा जो वाहक होती है मादा एनोफिलीज मच्छर, उसके थ्रू ये चक्र चलता रहता है। इसकी वाहक होती है मादा मच्छर। जब ये स्वस्थ मनुष्य को काटती है, जब ये किसी संक्रमित मनुष्य को काटती है तो उसके रक्त से इससे जो इसके रक्त के अंदर प्लाज्मोडियम है वो इस मच्छर में चले जाते हैं, मच्छर के अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर क्या बनते हैं? बीजाणु बनते हैं। और ये जब मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती है तो क्या हो जाता है? संक्रमित हो जाता है। इस तरह से जो वाहक होती है मादा मच्छर, इससे मलेरिया नहीं होता है, लेकिन ये इसकी वाहक होती है। ये जो प्लाज्मोडियम के जो वायरस है, ये बीजाणु है, इनको ये फैलाती रहती है। इस तरह से संक्रमित मनुष्य से स्वस्थ मनुष्य इससे संक्रमित हो सकता है, इसलिए इसको वाहक कहा गया है। इस तरह से प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल चलता रहता है। अब हमारे इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक सी है इसके अंदर, हैबिट एंड हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम के हैबिट, हैबिटाट, उसकी क्या आदतें हैं, क्या क्या आवास, किस आवास में वो मिलता है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसी स्ट्रक्चर होती है उसकी, उसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑस्मोरेगुलेशन और रिप्रोडक्शन, इस सब के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे पैरामीशियम के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरामीशियम। यूनिट फर्स्ट का सी वाला टॉपिक है पैरामीशियम। सबसे पहले हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। इसका संघ है प्रोटोजोआ। संघ प्रोटोजोआ। फिर इसका उपसंघ है सिलियोफोरा। इसका संवर्ग है सिलिएटा। इसको सिलिएटा में क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोशन होता है वो सीलिया के थ्रू होता है, जिनको हम पक्षमाभ कहते हैं। इसका गण है होलोट्राइका।
अंश है पैरामीशियम। जाति है कोडेटम। तो इस तरह से ये है पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन। संघ प्रोटोजोआ के जो जीव पक्षमाभु की सहायता से गति करते हैं उन्हें समवर्ग सिलिएटा में रखते हैं। वह इन जीवों को पक्षमाभ जंतु कहते हैं। जो जीव पक्षमाभु की सहायता से मतलब सीलिए की सहायता से गति करते हैं उनको सिलिएटा में रखा गया है। इनको सिलिएट प्राणी या सिलिएट जंतु भी कहते हैं। पैरामीशियम को सिलिएट भी कहते हैं क्योंकि सीलिया की सहायता से गति करता है। इन पक्षमाप जंतुओं में पक्षमाप के अलावा द्विकेंद्रीय अवस्था का पाया जाना एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके अंदर दो केंद्रक पाए जाते हैं। द्विकेंद्रीय अवस्था पाई जाती है मतलब इनके अंदर दो दो केंद्रक पाए जाते हैं। ये भी इनका महत्वपूर्ण गुण है। और इनको सिलिएट जंतु भी कहते हैं। सिलिएट प्राणी। इनमें एक गुरु केंद्रक पर दूसरा लघु केंद्रक पाया जाता है। पैरामीशियम की अनेक जातियां पाई जाती हैं जिन्हें दो निम्न समूह में बांटा जाता है, ओरिलिया समूह और बर्सेरिया समूह। ओरिलिया समूह के अंदर तो पैरामीशियम ओरिलिया, पैरामीशियम कोडेटम आदि को रखा गया है, जबकि बर्सेरिया समूह है उसके अंदर पैरामीशियम बर्सेरिया, पैरामीशियम कैल्किंसी, पैरामीशियम वुड्रूफी आदि को रखा गया है। पैरामीशियम कोडेटम हर स्थानों पर अधिकता से मिलता है, अतः एक प्रारूपी पैरामीशियम के रूप में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पैरामीशियम कोडेटम का ही वर्णन किया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे इसके हैबिट एंड हैबिटाट्स। Habit and habitats. पैरामीशियम तालाबों, पोखरों, गड्ढों, सरिताओं, नीलों, नदियों, झीलों आदि के अलवण जल में पाया जाता है। यह प्राय उन जलाशयों में बहुतायत में पाया जाता है जहां मृत व क्षय हुए कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं। पैरामीशियम की एक जाति समुद्री जल में भी पाई जाती है। पैरामीशियम प्राणी समभोजी होलोजोइक होते हैं। वह इसका प्रमुख भोजन जीवाणु, सूक्ष्म प्रोटोजोआ, एक कोशिक पौधे जैसे शैवाल, डाइटम, ईस्ट तथा मृत सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ के सूक्ष्म खंड आदि होते हैं।
तो देखो ये पैरामीशियम कहाँ पाया जाता है? नदियों, झीलों, पोखरों, तालाबों आदि के अलवण जल में पाया जाता है। अलवण जल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और पैरामीशियम की एक जाति समुद्री जल में भी मिलती है। समुद्री जल में भी ये प्रेजेंट होता है। पैरामीशियम प्राणी समभोजी होलोजोइक जंतु है। होलोजोइक होते हैं, प्राणी संभोजी होते हैं। ये क्या करते हैं? जीवाणु, सूक्ष्म प्रोटोजोआ, एक कोशिक पौधे, स्त्री शैवाल, डाइटम ईस्ट, डाइटम्स ईस्ट इत्यादि को ये खाते हैं, एक्सेट्रा। ये इनका भोजन है। इनमें अलैंगिक जनन द्विविखंडन व संयुग्मन द्वारा होता है। द्विविखंडन व संयुग्मन द्वारा होता है। पैरामीशियम प्रोटोजोआ में सबसे अधिक विकसित प्राणी माना जाता है। अब इसकी स्ट्रक्चर, इसकी संरचना कैसी है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे अब हम। पैरामीशियम स्लीपर की जैसी आकृति का होता है, चप्पल जैसी इसकी संरचना होती है। इसके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं।
स्टार्च पाई जाती है। ये बकल केविटी कहलाती है। ये फूड वैक्यूल बन रही है यहाँ पे, जैसे अमीबा में बनती है। इसकी फूड वैक्यूल्स है। इसके अंदर दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है। ये तो है एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और ये है पोस्टीरियर। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसके अंदर यहाँ पे है, एक तो है मैक्रोन्यूक्लियस, और ये है माइक्रोन्यूक्लियस। इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको कहते हैं एंडोप्लाज्म। और बाहर की तरफ जो रहता है उसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म। बाहर की तरफ इसकी सीलिया लगे हुए हैं, जिसकी सहायता से ये गमन करता है। इसके अंदर ये संरचना बनी हुई है, इनको कहते हैं ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट यहाँ जो जगह है इसको कहते हैं साइटोस्टोम। यहाँ पे एक संरचना बनती है, ये कहलाती है साइटोफेगी। जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है मूड से।
पैरामीशियम कोरेटम की संरचना। ये इसका एंटीरियर एंड है, ये इसका पोस्टीरियर सिरा है। ये पोस्टीरियर एंड है, इसका एंटीरियर एंड है। तो ये है पैरामीशियम कोरेटम की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम कोरेटम। पैरामीशियम एक सूक्ष्मदर्शी प्राणी है। नग्न आंखों द्वारा यह एक सफेद या धूसर बिंदु के समान दिखाई देता है। पैरामीशियम कोरेटम की लंबाई 170 म्यू से 290 म्यू तक होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 170 से 290 म्यू तक इसकी लंबाई होती है। पैरामीशियम का शरीर स्लीपर या सिगार के समान होता है। चप्पल की तरह होता है इसकी आकृति। अपनी स्लीपर के समान आकृति के कारण इसे कभी कभी स्लीपर जंतुक भी कहते हैं। स्लीपर एनिमल फूल भी इसको कहते हैं। इसकी आकृति सामान्यतः नियमित व अनियमित होती है। इसका अगला सिरा कुंद व गोलीय तथा पिछला सिरा कुछ नुकीला होता है। ये वाला सिरा इसका गोल होता है और ये वाला सिरा नुकीला होता है। पैरामीशियम प्रोटोजोआ का सबसे विकसित व जटिल प्राणी है। इसके शरीर में कुछ अंगों के बन जाने के कारण इसके शरीर की संरचना अधिक जटिल होती है। तो ये था पैरामीशियम। इसके अंगों के बारे में विस्तार पूर्वक हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये तो इसकी संरचना, इसके अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, किस तरह से वो कार्य करते हैं, किस तरह से इसके आगे की संरचना है, किस तरह से इसमें न्यूट्रिशन है, वो सब हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।